साल 1608 हिंदुस्तान के शहर सूरत के साहिल पर एक अंग्रेज जहाज हेक्टर लंगर अंदाज हुआ। इसे उतरने वाले लोग फातेह नहीं बल्कि फरियादी थे। वो हिंदुस्तान की दौलत देखकर बहुत हैरान हुए। ये कपड़ा हवा की तरह हल्का है और हीरे की तरह कीमती। इतनी दौलत क्या यहाँ सबके पास है? दुनिया की दौलत का 25% हिस्सा हिंदुस्तान में था, पर ये बरतानवी लोग देखकर हैरान रह गए। ये हिंदुस्तान है साहिब, यहाँ दौलत के दरिया बहते हैं। हमारी मट्टी सोना उगलती है, यहाँ कमी सिर्फ खरीदार की है। कप्तान हॉकिंस और सर थॉमस रॉ, ये वो नाम थे जो मुगल शहनशाह जहांगीर और शहजादा खुर्रम के दरबार में सालों तक सर झुकाए खड़े रहे। इनके कपड़े मैले थे, जहाज टूटे हुए थे और ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल था, जहां पनाह हमें तिजारत की इजाज़त दे दें। आलीजा, Your Majesty, I bring humble gifts from King James. हम इन तहाइफ को देखेंगे कि ढया ये हमारे मकाम और मर्तबे के मुताबिक हैं या नहीं। और फिर मुगल बादशाहों ने अपनी शान ने बेनियाजी से इन्हें हकीर समझा। इन्हें लगा कि ये मुट्ठी भर टोपी वाले ताजर अजीम मुगल सल्तनत का आखिर क्या बिगाड़ लेंगे। ये शाही फरमान इन फरंगी के हिंदुस्तान के दरवाजे खोल देगा। उम्मीद है ये नमक हलाली करना जानते हैं। और फिर वो दस्तखत कर दिए जो हिंदुस्तान की गुलामी का परवाना बन गए। इन मुफलिस अंग्रेजों की बिसात ही क्या है? ये बुकारी हमारी सल्तनत का बाल भी बेका नहीं कर सकते। शाहजहां ही के दौर में उन्हें मराद भी मिली और फिर उन्हें इजाजत करने का इजाजतनामा भी मिल गया। सन 1615 में बिलाखिर जब सर थॉमस रॉ को जहांगीर के दरबार से तिजारती इजाजतनामा मिला तो मुगलों को लगा कि उन्होंने कुछ ताजरों को बस खुश कर दिया है। इन फरंगियों को लगता है कि जीत इनकी हुई है, लेकिन वो नहीं जानते कि बाजी हमारी है। मगर ये कागज का टुकड़ा सिर्फ तिजारत का लाइसेंस नहीं था, बल्कि बरसगीर में बरतानवी कदम जमाने की पहली सीढ़ी साबित हुआ। फिक्र ना करें सेठ जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। अब खरीदार भी हम होंगे और बेचने वाले भी। सूरत में पहली फैक्ट्री बनी। बज़ाहिर ये सिर्फ गोदाम थे जहां मसाले और कपड़ा रखा जाता था, लेकिन इनके गोदामों की दीवारें ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होती जा रही। जब उन्हें सूरत में कारोबार करने की इजाज़त मिली तो कंपनी की नज़रें अब बाकी हिंदुस्तान पर थीं। उन्हें समझ आ गई थी कि अगर यहाँ रहना है तो सिर्फ तराजू काफ़ी नहीं है। ये दीवारें सामान छुपाने के लिए बहुत ऊंची हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जंग की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा 1639 में उन्होंने जनूबी हिंद के एक मकामी राजा से ज़मीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया। Your Majesty, we accept these terms for the land. लेकिन याद रहे, यहाँ सिर्फ तिजारत होगी, जंग नहीं। ये मद्रास था। यहाँ इन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पहला किला तामीर किया। ये लोग सिर्फ दीवारें नहीं बना रहे, ये एक नई दुनिया की सरहद खींच रहे हैं, जो कि सेंट जॉर्ज फोर्ट कहलाता है। मुगलों को ये बताया गया कि ये सिर्फ डाकुओं से सामान बचाने के लिए है, मगर दर हकीकत ये फौजी छावनी थी जहाँ से वो पूरे जनूबी हिंद को कंट्रोल करने का ख्वाब देख रहे थे। 1661 में एक अजीब वाकया हुआ। इंग्लिस्तान के बादशाह चार्ल्स दोम की शादी पुर्तगाल की शहजादी से हुई और उसे जहेज में हिंदुस्तान का एक जजीरा तोहफे में मिला। ये जजीरा था बम्बई। हिंदुस्तान में मौजूद पुर्तगालियों के लिए खबर नाकाबिले कबूल थी। उन्होंने ये जमीन हवाले करने से इनकार हमें कर मिटाने दिया। के लिए हमारी अपनी ही मुल्का को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि ये हमारा शहर है, लेकिन यहाँ की जमीन हमें पहचानने से इनकार कर रही है। बिलाखिर 1665 में ये जगह बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दी गई। एक यूरोपीय ताकत चली गई, लेकिन दूसरी ने इसकी जगह ले ली और ये वाली ज्यादा खतरनाक मालूम होती है। हमारे लोगों की जमीन, हमारे शहर और यूरोप के बादशाह एक दूसरे को तोहफे में दे रहे थे। बादशाह ने यह जजीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। अब कंपनी सिर्फ ताजर नहीं थी, वो जमीन की मालिक बन चुकी थी। बम्बई में उन्होंने अपने सिक्के ढालना शुरू कर दिए और फिर एक निजी फौज भी भर्ती कर ली। साल 1686
اب شہنشاہ اورنگزیب کو انگریزوں کی حرکتوں پر تشویش ہونے لگی. ये ताजर हद से बढ़ रहे हैं. इनकी कश्तियों को समंदर में डबो दो और इनके कल्लों को खाक में मिला दो. फरवरी 1689 में औरंगजेब ने अपने एडमिरल सीदी याकूब के साथ 20,000 का लश्कर भेजा ताकि इन अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सके. सीदी याकूब ने अंग्रेजों पर बॉम्बे के किले पर ऐसा हमला किया कि अंग्रेज किला बंद हो गए. एक और गोला, इन दीवारों को रेत की तरफ फेंको. तकरीबन 1 साल तक ये अंग्रेज किला बंद रहे और मुहासरा जारी रहा. सीदी याकूब ने ऐसी बमबारी की कि मजबूरन बहुत से अंग्रेज दीवारें फलांग कर उसकी फौज का हिस्सा बन गए. 1 साल बाद राशन भी खत्म हो गया और सिर्फ 60 अंग्रेज बाकी बचे. अंग्रेजों की कमर टूट चुकी थी, लिहाजा ये लोग मुगल दरबार पहुंचे रहम की अपील लिए. आलमगीर के सामने अपनी गर्दनें झुका दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उनके इशारे पर मुनहसर है. औरंगजेब को मशवरा दिया गया कि वो इनके सर कलम कर दे, लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि 1.5 लाख रुपए जुर्माना और कश्तियों के नुकसान के एवज इन्हें रिहा कर दिया. शहनशाह आलम का हुक्म है, इन बददयानत बेवफारियों को जला वतन कर दिया जाए. और साथ में ये शर्त रखी कि ये लोग हिंदुस्तान छोड़ देंगे और अंग्रेजों ने औरंगजेब की तमाम शराइत मान ली. तेजी से चलो, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है. अब इस जमीन पर सिर्फ शहनशाह का कानून चलेगा. लेकिन कंपनी इस पे राजी नहीं थी. उनकी असल मंजिल तो बंगाल था, जो सोने की चिड़िया थी. सन 1690 में कंपनी के एक एजेंट जॉब चरनॉक दरिया बगली के किनारे 3 छोटे देहातों में आया, सुल्तानौती, ग्राउंडपुर और तिलिकाता. ये पागल गोरे इस दलदल में क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ बीमारी और मौत है. ये एक दलदली मछेरों का इलाका था. किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दलदल बहुत जल्द बरतानवी सल्तनत का दारुल हुकूमत कलकत्ता बन जाएगी. चरनॉक ने यहाँ डेरे डाल दिए और मुगलों की गफलत का इंतजार करने लगा. उन्हें मौका जल्दी मिल गया. सन 1696 में एक मकामी जमींदार सब्बा सिंह ने बगावत कर दी. आलीजा, बागी हमारी फैक्ट्रियों की तरफ बढ़ रहे हैं. कंपनी ने मुगल नवाब से दरख्वास्त की कि हमें अपनी हिफाजत के लिए दीवार बनाने की इजाज़त दी जाए, तो नवाब ने इजाज़त दे दी. इस इजाज़त की आड़ में अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की तामीर शुरू की. बगावत उनका मसला है, लेकिन ये दीवारें हमारा हल है. अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा. वो दीवारें जो हिफाजती होनी थी, दरअसल एक मजबूत कला बन गई. उनकी बुर्जों पर तोपें नस्ब कर दी गई, जिनका रुख तो दरिया की तरफ था, जो हर आने जाने वाले जहाज पर नजर रखने के लिए थी. और साल आ गया 1717. हमारे पास फौज है, हमारे पास किले हैं, लेकिन जब तक शहनशाह की मेहर हमारे कागजों पर नहीं, हम सिर्फ एक बावकार कैदी हैं. अब इनके पास किले भी थे, फौज भी थी, लेकिन कानूनी ताकत नहीं थी. और बिलाखिर वो कानूनी ताकत सन 1717 में मिल गई. देखो, फिर से वो सौदागर आ गए. इस बार इनकी झोलियों में तोहफे हैं या कोई नया फरेब? मुगल बादशाह फर्रुख शेर बीमार हुआ. अगर इस फरंगी ने बादशाह को तंदुरुस्त कर दिया, तो ये जो मांगेगा उससे देना पड़ेगा. तो एक कंपनी के एक शख्स ने उसका इलाज किया. हकीम साहब, तुमने हमें नई जिंदगी दी है. मांगो, जो मांगोगे वो पाओगे. इस इलाज के बदले फर्रुख शेर से उन्होंने फरमान हासिल किया जिसने हिंदुस्तान की मईशत की कमर तोड़ दी. उन्हें हिंदुस्तान से दस्तक मिल गया. तुम हमसे महसूल मांगते हो, लेकिन इन फरंगियों को रास्ता देते हो. क्या ये बादशाह का इंसाफ है कि वो अपने ही बेटों को भूखा मारे? दस्तक दरअसल उस इजाजत नामे को कहते हैं, यानी अंग्रेज अब हिंदुस्तान में बगैर टैक्स के तिजारत कर सकते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि मकामी ताजर तो टैक्स देते थे, इसके नतीजे में वो तबाह हो हमारी गए. इंगलियां जादू बनती थी, लेकिन अब ये गोरे हमसे हमारा फन भी छीन रहे हैं. जबकि अंग्रेज मुनाफा दर मुनाफा कमाते जा रहे थे और फिर वो रियासत के अंदर रियासत बन गए. मकामी ताजर गरीब होता गया और कंपनी अमीर होती गई. हमारी जमीन, हमारा अनाज, मगर अब उस पर हक सिर्फ उन गोरे साहिबों का है. सन 1750 की दिहाई में अंग्रेजों का तकब्बुर इस हद तक बढ़ गया कि फ्रांसीसियों के साथ उन्होंने अपनी जंग का बहाना बनाया. नवाब को कहो कि हम सिर्फ अपनी जान बचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम इसके घर के सामने अपनी तोपें सजा. Exactly. The नवाब will be none the wiser. और उन्होंने कलकत्ता के गिर्द खंदकें खोदनी शुरू कर दी और किले की दीवारों को मजीद ऊंचा कर दिया. अपने नवाब से कहो कि ये दीवारें अब इतनी बुलंद है कि वो इनके पार नहीं देख सकेगा.
1756 में जब 23 साला नवाब सिराजुद्दौला तख्त पर बैठा तो उसने फौरन भांप लिया कि ये ताजर अब हाकिम बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये तख्त अली वर्दी खान की विरासत है और मैं उसे इन फरंगी व्यापारियों की मंडी बनने दूंगा। खबरदार रहना हुजूर। उसने हुक्म भेजा कि इन दीवारों को गिराया जाए और खंदकों को भर दिया जाए, मगर फोर्ट विलियम के अंदर बैठे अंग्रेज गवर्नर ने हंसकर गवर्नर साहब, नवाब बंगाल का गुस्सा इस खत की स्याही से ज्यादा गहरा है। ये हंसी दरअसल जंग की दावत थी, लेकिन अंग्रेज की ये हंसी उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। आगे बढ़ो, आज इन फरंगियों को मालूम होगा कि बंगाल का असल वारिद कौन है। नवाब सिराजुद्दौला ने मुज़ाकरात का दरवाजा बंद किया और जंग का नक्कारा बजा दिया। वो 30,000 का लश्कर लेकर कलकत्ता पर टूट पड़ा। गवर्नर से कहो कि वक्त खत्म हो चुका, अब या तो किला हमारा होगा या ये दीवारें तुम्हारी कब्रें। अंग्रेज जो अपनी दीवारों पर नाज करते थे, बंगाल की तोपों के सामने रेत की दीवार साबित हुए। कासिम बाजार फतह हुआ और फिर बारी आई फोर्ट विलियम की। अंग्रेज गवर्नर रॉजर ड्रैक, जो कल तक बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था, पिछले दरवाजे से कश्ती पर बैठकर भाग गया। इनका हाकिम अपने ही लोगों को मौत के मुंह में छोड़कर लोमड़ी की तरह दम दबाकर भाग रहा है। और बिलाखिर 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर नवाब का परचम लहरा दिया गया। रॉजर ड्रैक, इस बुज़दिल ने साबित कर दिया कि ये फरंगी सिर्फ सौदा करना जानते हैं, लड़ना नहीं। इस रात एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे अंग्रेज ने ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का नाम दिया। इन्होंने हमारे आदमियों को जानवरों की तरह कोठरी में बंद कर दिया। सिराजुद्दौला ने सिर्फ किला नहीं छीना, उसने बरतानवी वकार को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने दावा किया कि नवाब के सिपाहियों ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया है, जहां दम घुटने से बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। तारीखदान आज भी इख्तलाफ करते हैं कि मरने वालों की तादाद कितनी थी और ये क्या हादसा था या सजा, मगर अंग्रेजों ने इस वाक़े को प्रोपेगेंडा बनाकर पूरी दुनिया में वावेला मचा ये दिया। लाशें बेकार नहीं जाएंगी। मैं इस कहानी को ऐसा रंग दूंगा कि पूरा इंग्लिस्तान सिराजुद्दौला के खून का प्यासा हो जाएगा। और यूं उन्हें बंगाल पर दोबारा हमले का जवाब मिल गया। जैसे ये खबर मद्रास पहुंची तो ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने अपने सबसे शातिर जनरल रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन को बंगाल को इसकी कीमत चुकानी होगी। लंगर उठा दो, आज से बंगाल की किस्मत का रुख बदल जाएगा। क्लाइव का तूफान आ रहा है। इस बार वो तिजारत करने नहीं बल्कि बदला लेने आए थे। उनके जहाज जदीद तोपों से लैस थे और उनके दिलों में सिर्फ एक मकसद था कि सिराजुद्दौला का खात्मा और कलकत्ता पर दोबारा कब्जा। बशरी बेड़ा दरियाए हगली में दाखिल हो रहा है। इन फरंगियों के जहाज तो तीरते हुए खुले मालूम होते हैं। कलकत्ता के गवर्नर मानिक चंद को अंग्रेजों ने भारी रिश्वत दी। तोपे हमारे सर पर हैं। सोना बोलता है और मैं उसे खामोश नहीं कर सकता। मांग चिंद ने अपनी कीमत वसूल कर ली। अब ये शहर दोबारा हमारा है। सिराजुद्दौला को खबर कर दो। और यूं उन्होंने कलकत्ता पर आसानी से कब्जा कर लिया। हमारा है। सिराजुद्दौला को खबर कर दो कि इसका एलेंगर अब किस्सा पारीना बन चुका। लेकिन वो जानता था कि सिराजुद्दौला की अजीम फौज का मुकाबला खुले मैदान में करना खुदकुशी है। मांगचंद ने अपनी वफादारी चंद टुकड़ों में बेच दी। कलायू समझता है कि उसने कलकत्ता फतह कर लिया, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अभी बंगाल का शेर जिंदा। लिहाजा उसे तलवार की नहीं खंजर की जरूरत थी, एक ऐसा खंजर जो नवाब के पीठ में घोंपा जा सके। उसकी नजर नवाब के सिपा सालार पर पड़ी, मीर जाफर। सिराजुद्दौला अभी लड़का है, वो जंग जीतना चाहता है और मैं सल्तनत। और फिर तारीख का सबसे घिनौना सौदा हुआ। क्लाइव ने मीर जाफर को पेशकश की कि तुम हमें सिराज का सर दे दो, हम तुम्हें बंगाल का तख्त दे देंगे। क्लाइव का एक खत और सिराजुद्दौला का तख्त मेरा हुआ। अब वक्त बदलने वाला है। 23 जून 1757 की सुबह पलासी के आमों के बागात पर आसमान रो रहा था। रात भर होने वाली बारिश ने मैदान को दलदल बना दिया था। नवाब सिराजुद्दौला की तोपें बारिश से नकारा हो चुकी थीं, जबकि अंग्रेजों ने अपनी तोपों को तरपालों से ढांप कर बचा लिया था। बारूद अब सिर्फ गीला कचरा है। जंग शुरू हुई। मीर मदन मोहन लाल जैसे वफादार जर्नैल शेरों की तरह लड़े। नवाब से कहना, मदान ने अपना लहू बंगाल की मट्टी को दे दिया। नवाब ने अपने सिपा सालार की तरफ देखा, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर बुत बना खड़ा रहा। उसने तलवार नियाम से नहीं निकाली। ये जंग मैदान में नहीं बल्कि ज़मीर के सौदे पर हारी जा रही थी।
अपनी मट्टी का सौदा कर लिया, तुमने बंगाल को बेच डाला। सिराजुद्दौला को समझ आ गई कि वो अपनों के दरमियान तन्हा हो चुका है। उसने अपनी पगड़ी उतार कर मीर जाफर के कदमों में रख दी और कहा, मीर जाफर, अब इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मगर जिसका ज़मीर बिक चुका हो उसे इज्जत की क्या परवाह। और फिर सूरज ढलते ढलते बंगाल का सूरज भी गरूब हो गया। सिराजुद्दौला को मैदान छोड़ना पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया, गद्दारी जीत गई और बंगाल हार गया। मुर्शिदाबाद का वो महल जो कभी जाहो जलाल का मरकज था, आज वो एक वीरान कब्रिस्तान जैसा खामोश था। तख्त वही था, मसनद वही थी, लेकिन इसे संभालने वाले हाथ अब जंजीरों के मुंतज़िर थे। घबराओ नहीं, अगर हम पटना पहुंच गए तो हम दोबारा लड़ेंगे। अंधेरी रात, दरिया भागीरथी की लहरें और एक छोटी सी कश्ती। नवाब अपने खानदान के साथ पटना की तरफ निकल रहा था, लेकिन किस्मत ने उसे वफा नहीं की। राजमहल के करीब एक फकीर की मखबरी ने वो कर दिया जो अंग्रेज की तोपें न कर सकी, और बंगाल का आखिरी हुक्मरान कैद कर लिया छुपाने गया। से सच नहीं छुपता। आज तुमने सिर्फ सिराज को नहीं, अपनी आजादी को भी कैद कर लिया है। और मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म पर उसे शहीद कर दिया गया। सिराजुद्दौला का खून इस जमीन पर गिरने वाला आखिरी आजाद खून था। इसके गिरते ही हिंदुस्तान की आजादी भी गिर गई। इस दिन एक कंपनी की हुकूमत बन गई। मीर जाफर को तख्त तो मिला, मगर कठपुतली बनकर, और आवाम को मिली 200 साल की तवील और सियाह गुलामी। सोने की चिड़िया अब पिंजरे में कैद होने जा रही थी, मगर अभी सब खत्म नहीं हुआ था। दक्कन के पहाड़ों में एक और शेर जाग रहा था, जिसने अंग्रेजों को कसम खाई थी कि वो एक दिन की शेर की जिंदगी को 100 साल की गीदड़ की जिंदगी से बेहतर साबित करेगा। उस शेर की जिंदगी से अंग्रेजों ने कैसे निपटा। गेदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ये अगली किस्त में जानेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।